हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरे चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पॉलिनेशन वाली वीडियो कवर करेंगे और साथ ही साथ आपको इसी चैनल पर नीट के लिए इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ उनके कॉन्सेप्ट्स भी दिए जा रहे हैं जहां ज़रूरत है वहां पर। तो बस आप लगातार चैनल पर बने रहिएगा और देखते रहना वीडियोस को। दे विल वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर नीट एग्जामिनेशन 2025। तो चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक है पॉलिनेशन। देखिए, in the preceding sections you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively, as both type of gamete are non-motile। ये क्वेश्चन यहाँ से नीट पूछता है कि आपके एंजियोस्पर्म्स के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं या फिर मोटाइल होते हैं। तो आपको याद रखना है दे आर नॉन मोटाइल। इसी से फिर एक क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा कि कौन कैरी करता है मेल गैमेट। आपको कहना है पॉलन ग्रेन। अगर ऐसा पूछा कि फीमेल पार्ट तक कौन कैरी करेगा तो पॉलन ग्रेन। अगर ऐसा पूछा कि मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक यानी एग तक कौन ले जाता है तो वो पॉलन ट्यूब होती है। ठीक है ना। तो ये ऐसा सवाल बना के पूछेंगे आपसे। लिखा है दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर द फर्टिलाइजेशन टू अकर। हाउ इज दिस अचीव्ड। कैसे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि भाई आपको सोचना है कि नॉन मोटाइल गैमिट्स है। नॉन मोटाइल गैमिट्स कैसे जाएंगे। अगर मोटाइल होते तो फ्लैजिला होती, फ्लैजिला चल के जाते, पर ये चल के नहीं जा सकते। तो जो आपका पूरा मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, वो ही जाता है किसी न किसी एजेंसी के द्वारा, यानी कोई वाटर के द्वारा या फिर कोई इंसेक्ट के द्वारा, एनिमल के द्वारा, किसी के द्वारा वो ही जाएगा। मेल गैमेटोफाइट पूरा का पूरा जाएगा और उसमें अंदर होंगे मेल गैमेट, या फिर वो वहां पहुंच करके आपको पता है जेनेटिव सेल डिवाइड करेगी और 2 मेल गैमेट बनाएगी। ठीक है ना। चलिए, लिखा है पोलिनेशन is the mechanism to achieve this objective and transfer of pollen grains shed from the anther to the stigma or the pistil are termed as pollination। तो भैया फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का पहुंचना सीधी भाषा में पॉलिनेशन कहलाता है। कैसे कैसे वो होता है उसके आगे आपको टाइप दिए गए हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व्ड इन अमेजिंग एरिया ऑफ एडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन। दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंसीज का यूज किया जाता है, एक्सटर्नल एजेंट का यूज किया जाता है जो इस काम में मदद करते हैं। ये कह रहे हैं कि कुछ एजेंट्स के नाम आपको पता है हमें। एयर जाती है, वाटर से जाएगा, इंसेक्ट्स में आंट से जाएगा, स्नेक से जाएगा, बर्ड से जाएगा और बैट से जाएगा और भी बहुत सारे कुछ। तो अब लिखा है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। 3 तरह का पॉलिनेशन इन्होंने बताया है। देखो, इसमें कि ऑटोगैमी है यानी सेल्फ पॉलिनेशन, जिटोनोगैमी आप पढ़ोगे यहाँ पे, और एक पढ़ोगे आप जीनोगैमी। 3 तरह का इन्होंने समझाया है। सबसे पहले आप ऑटोगैमी की कंडीशंस को समझिए। ऑटोगैमी कब होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या होगा कि ऑटोगैमी हो जाए। देखो, यदि मान लीजिए ये आपका कार्पेल वाला पार्ट है और इस कार्पेल वाले पार्ट के यहां पर आपके हैं एंथर। ठीक है। ये अब भाई एंथर अगर मैच्योर होगा तो इसके अंदर से निकलेंगे पॉलन ग्रेन। एंथर खुलेगा, पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर अगर पहुंच जाए, मान लीजिए इसी के पॉलन ग्रेन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और आपके पॉलन ग्रेन जो है वो गिर गए कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर लैंड करके। तो इसमें आप कहोगे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो गया है। ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर सेम टाइम पर, जिस टाइम पर एंथर मैच्योर हुआ उसी टाइम पर अंदर जो ओव्यूल है आपका, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बना हो, एग बना हो, और जो स्टिग्मा है उसकी जो रिसेप्टिविटी है, यानी जो स्टिग्मा है वो आपका रिसेप्टिव हो, उसने सारी कंडीशंस बनाई हो कि भाई पोलन आएगा और जर्मिनेट करेगा, तभी हम ऑटोगैमी का चांस मान सकते हैं। तभी हम कहेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। यानी दोनों कंडीशन सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, यानी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन जो डिपोजिशन है वो साथ साथ होना चाहिए, तभी जाकर के सेल्फ पॉलिनेशन के चांस बनते हैं। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मान लो फ्लोरल बड है, मान लो ये फ्लोरल बड है और फ्लोरल बड के अंदर आपको पता है एंथर है, अगर मान लो पॉलिनेशन
फ्लोरल बड के अंदर ही हो जाए, मान लो पॉलिनेशन हुआ है और वो फ्लोरल बड के अंदर ही हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, गारंटी से सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है ना, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशंस जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को बढ़ावा देती हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए सेल्फ पॉलिनेशन करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत कम प्लांट, बहुत कम फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि आपके बाइसेक्सुअलिटी के साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उसमें ये कंडीशन सिंक्रोनाइज जो होना होता है ये नहीं होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोगैमी। एनसीईआरटी ने नहीं दिया है वर्ड, पर आप जान लो। अगर होमोगैमी होगी तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या फिर आप बड पॉलिनेशन हो जैसे वीट वगैरह में होता है, या फिर आप आगे पढ़ोगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो पॉलिनेशन के बाद खुलते हैं, तो उनमें भी आपका हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज वन इज द ऑटोगैमी। In this type of pollination is achieved within the same flower. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. In a normal flower which open at or expose the anther and the stigma, यानी ये chasmogamous flower की बात कर रहे हैं। Complete autogamy is rather rare. देखो इन्होंने लिखा है कि कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई खुला हुआ फूल है, किसी का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि उसी का हो। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी, ये वर्ड आपको याद रखना होगा। अगर आप चाहते हो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपका पॉलिनेशन सेल्फ हो तो कंडीशन सिंक्रोनस होनी चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, एंड also the anther and the stigma should lie close to each other. एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका मान लो ये आपका कार्पल है, ये आपका एंथर है इधर कहीं और दूर, तो भाई अगर ये एंथर खुलेगा भी तो इसके पॉलन ग्रेन वहां नहीं पहुंचेंगे। इज इट क्लियर टू यू? चलिए, यहां लिखा है कि सम प्लांट सच एज वायला, कॉमन पेंसी, इनके नाम याद करने हैं आपको, नीट में आएगा, ऑक्जेलिस एंड कोमलिना। दे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर, ये 2 प्रकार के फ्लावर बनाते हैं, एक खिलने वाले जिसमें जो खुलते हैं, और एक बिल्कुल जो बंद रहते हैं वो वाले जो खुलते हैं। दे आर कास्मोगैमस फ्लावर एंड विच आर सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो खुलते नहीं है। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं, समझने की बात है, जब खुलते ही नहीं है तो पॉलिनेशन तो सेल्फ ही होगा, हमेशा ही सेल्फ होगा। एंड इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर डाइशंस इन द फ्लावरल बड, pollen grain come in contact with the stigma to effect the pollination। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। यहां से बोर्ड में नीट में क्वेश्चन आता है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर कैसे होते हैं ये, या फिर पूछेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है हमेशा, ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो यहां से क्वेश्चन क्रिएट होगा, ध्यान से इस वर्ड को पढ़ना और समझना इसका मतलब क्या होता है। दस क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ये स्टेटमेंट नीट में लिखा हुआ आएगा, आपको इस स्टेटमेंट को सही करना होगा, बस करेक्ट करना होगा कि ये इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट। अब ये सवाल है, इसको क्वेश्चन बनाएंगे, बोर्ड में बनाते हैं, नीट में तो नहीं बनाएंगे कि भाई ये सीड ही बनाते हैं, हमेशा बनाएंगे ही, क्योंकि इसमें पॉलिनेशन की पूरी गारंटी है कि पॉलिनेशन होके ही रहेगा। समझ आई? एंड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, चाहे पॉलिनेटर हो या ना हो, क्योंकि आपका बड पॉलिनेशन हो रहा है, फूल बंद है आपका, तो उसमें तो आपका पता ही है सेल्फ होगा हमेशा ही। एंड इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस? तो भाई देखो एडवांटेजेस तो ये इसलिए है क्योंकि पॉलिनेशन हो रहा है बिना किसी एजेंट के, टेंशन फ्री मामला है। लेकिन अगर मान लो आप इसकी डिसएडवांटेज देखोगे तो भाई देखो बार 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 एज यू ऑल नो बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट होता है। बार बार सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्रिएट करता है, ये आपको पता है। तो यहां से पूछते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि हाइब्रिड कैरेक्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे सेल्फ होगा तो हाइब्रिड कैरेक्टर होगा वो समाप्त हो जाता है और आपका क्रिएट हो जाता है होमोजाइगस कंडीशंस, एंड दे आर नॉट गुड, यू नो दैट। एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट स्टडी है जिटोनोगैमी। इसको आप समझो, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है, बहुत ज्यादा लोग इसे पूछते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है? तो भाई देखो, इसी प्लांट को अगर हम ले ले और इसी को समझने की कोशिश करें, कोमेलिना का ये फ्लावर है, प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और आप देखोगे अगर मैं कहूँ कि जेनेटिकली इस पूरे प्लांट में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो आपको पता है कैसा होगा, सेम होंगे, मतलब पूरे प्लांट के सारे जीन सेम होंगे। अब अगर इस फ्लावर के जीन देखें तो और इसके देखें तो सेम ही होंगे, और अगर इसका पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर जाता है तो ये हुआ ऑटोगैमी। अगर इसका पॉलन ग्रेन यहां आता है इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, इसे कहते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी मतलब सेम प्लांट, ये वर्ड आपको नीट में ऑप्शंस में दिखेगा जब आप देखोगे, सेम प्लांट वर्ड होना चाहिए, यानी पॉलन ग्रेन एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं। क्लियर है? देखो इसे कहते हैं जिटोनोगैमी। तो ये भाई ध्यान रखना, जेनेटिकली ये आपका अगर मैं कहूं जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है क्योंकि सेम प्लांट है, लेकिन अगर आप इसको इकोलॉजिकली देखोगे, इकोलॉजिकली ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्यों भाई? क्योंकि भाई इसमें किसी ना किसी इकोलॉजिकल एंटाइटी का यूज हुआ होगा, यानी यहां से यहां आने में या तो एयर लगी होगी या कोई इंसेक्ट आया होगा या जो भी। समझ आई आपको बात? एक सेकेंड। तो समझ आपको होपफुली जिटोनोगैमी आ गया होगा, है ना? जिटोनोगैमी में क्या हुआ है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाई यहाँ से अगर सेम प्लांट पर आपका फ्लावर पोलिनेशन होता है तो उसे हम कहते हैं जिटोनोगैमी। इसमें मैंने ये बताया कि इकोलॉजिकली ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। इज इट क्लियर टू यू? चलिए एक बार पढ़ते हैं लिखा क्या है। बहुत आता है सवाल, बहुत ज्यादा पूछते हैं, नीट वीट इसको बहुत ज्यादा पूछते हैं भाई, बच्चे अनपढ़ की तरह करते हैं, और इसको ध्यान से करना आपको पढ़ के। ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of the another flower of the same plant. This the word same plant you have to remember in your mind कि ये शब्द याद रखना है, बस खत्म। And although जिटोनोगैमी is functionally cross pollination, functionally या फिर इकोलॉजिकली इसकी जगह लिख के देंगे तो सही कर देना। Involving a pollinating agent, genetically it is similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant. ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जीनोगैमी। जीनोगैमी में ये जो कांटा बना है ना क्रॉस, इसी से आप समझ जाएंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जीनोगैमी में जो ये बना के दिया है इन्होंने, आप इसी से समझ जाएंगे कि ये क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। समझ आई? देखो नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। अगर मान लो, देखो अगर मान लो ऐसा कंडीशन है, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, इसके ऊपर समझ लो, ये मान लो इसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं यहां पर, ये, और यहां भी मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर लगे हैं। ठीक है, यही केवल एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें कि प्लांट बदलता है। ये ध्यान रखेंगे आप, दूसरे प्लांट से आएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में भी सेम प्लांट था, सेम फ्लावर था, और जिटोनोगैमी में भी आपका सेम प्लांट था, पर यहां आपका प्लांट बदल गया। देखो अब होगा क्या कि अगर इस बाइसेक्सुअल फ्लावर के पॉलन ग्रेन यहां आ जाए, इसके यहां आ जाए, तो ये आपका क्या कहलाएगा? जीनोगैमी। जीनोगैमी, ठीक है ना? ये ध्यान रखना है। अगर आपकी कंडीशन डायोइसियस है, डायोइसियस का मतलब होता है जब आपका मेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगा हो, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगा हो, तो कंडीशन इज डायोइसियस। डायोइसियस कंडीशन में आपका अगर ये यहां जाएगा तो ये क्या होगा? क्रॉस। ये ध्यान रखना है, इसमें हमेशा क्रॉस ही होगा। डायोइसियस कंडीशन में कभी ऑटोगैमी नहीं होती है, ना डायोइसियस कंडीशन में कभी जिटोनोगैमी होती है, क्योंकि इसमें एक प्लांट पर एक ही टाइप के यूनिसेक्सुअल फ्लावर लगे हुए हैं। ये स्टैमिनेट फ्लावर है और ये पिस्टिलेट फ्लावर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे दिमाग में। ये बाइसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल भी क्रॉस करते हैं, डायोइसियस कंडीशन भी क्रॉस करते हैं। चाहे आपकी कंडीशन मोनोइशियस होती, मान लो ये मेल फ्लावर होते और ये फीमेल फ्लावर होते, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, द कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोइशियस। ठीक है, ये
मेज में जैसे होता है, मेज में, ठीक है, कैस्टर में, मेज में, तो ये मोनोइशियस कंडीशन हो, चाहे अगर इसके ऊपर कहीं और से आएगा तो भी क्रॉस होगा, ठीक है ना। सेल्फ मोनोइशियस कंडीशन भी नहीं कर सकती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑटोगैमी इसमें भी नहीं होती, पर इसमें जिटोनोगैमी होती है। अगर इसका पोलन ग्रेन नीचे आएगा तो जिटोनोगैमी हो सकती है, आगे चलकर हम इसको पढ़ेंगे, है ना। अभी के लिए आप समझो क्रॉस पोलिनेशन क्या है, प्लांट बदल जाएगा, बस इतना दिमाग में रखेंगे, दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन जाएंगे किसी एजेंसी के थ्रू। देखो लिखा है कि दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो ये जेनेटिकली विभिन्न प्रकार के दूसरे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलन ग्रेन आपके प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा करके तो दिया नहीं है, लेकिन इन्होंने जितना दिया है उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप इस बात को बार बार मैं बताऊंगा, आप ये ध्यान रखें, आपको एग्जाम निकालना है, आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, साइंटिस्ट नहीं बनना। यू डोंट ट्राई टू लर्न द नेम ऑफ द मेनी टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, नो नीड टू डू दिस, कोई जरूरत नहीं है भैया, आपको इतना नहीं पढ़ना है, आपको अपना परीक्षा पास करनी है और एमबीबीएस करना है। एमबीबीएस करने में कितने भी पोलन ग्रेन के एजेंट्स की, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। वहां आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको पता है क्या साल्विया में पॉलिनेशन कौन कराता है, दे विल नेवर आस्क टू यू, पर एग्जाम भी आपसे ये नहीं पूछता। आपको पता है एग्जाम एनसीईआरटी से आएगा, तो आप अपना पूरा फोकस कहाँ रखेंगे, किताब पर रखेंगे और यहीं से चीजें आएंगी, ध्यान रखें। देखो लिखा है कि प्लांट यूज टू एबायोटिक एजेंट्स, तो यहां से एक क्वेश्चन छोटे बच्चों वाला है कि एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन होते हैं। हवा पानी दोनों एबायोटिक एजेंट हैं। वन बायोटिक यानी कि एनिमल्स, एन एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स। अब यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा नीट का, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आएगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, तो आपको ये स्टेटमेंट करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सही वाला, समझ रहे हो, क्योंकि ज्यादातर प्लांट यूज करते हैं बायोटिक एजेंट को। ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, पोलन ग्रेन्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। ये सवाल बोर्ड का है, यहां से पूछते हैं बोर्ड में कि भाई देखो ध्यान समझो, आपका हवा से ये भी चांस है कि हवा से कितने पोलन ग्रेन पहुंचेंगे, ये भी चांस है कि भाई आपके पानी से कितने पहुंचेंगे, तो ये चांस फैक्टर है दोनों में ही। तो इसीलिए इस घटना को कंपनसेट करने के लिए हवा पानी दोनों वाले पोलन ग्रेन की संख्या ओव्यूल की संख्या में ज्यादा रखते हैं। ज्यादा पोलन ग्रेन बनाएंगे तो भाई एक आधा उड़ा के पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखा है कि पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर फॉर बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन। टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of the ovule। तो ये स्टेटमेंट ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आप याद कर ले, समझ ले। जय देखो, अगर मान लो प्लांट की ओवरी है, जो फ्लावर की ओवरी में दुनिया भर के ओव्यूल मान लो बन के बैठ गए और हवा से पोलन ग्रेन एक भी नहीं आया, तो ये प्लांट के नुकसान का सौदा होगा। प्लांट इसको नहीं चाहता कि नुकसान हो, खर्चा करे फालतू का, बनाएगा ओव्यूल, टेंशन होगी, तो वो एक ही बनाता है ज्यादातर ओव्यूल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एयर पॉलिनेटेड वगैरह वाले जो होते हैं इनमें एक ही ओव्यूल होता है पर ओवरी, ठीक है, लोक्यूल के अंदर एक ही पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए लिखा है पॉलिनेशन बाय विंड, तो पहले तो इसके लिए एक वर्ड जान लीजिए, एनिमोफिली। ये क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाते तो ये कुछ नहीं आजकल, पर फिर भी आपसे पूछ लेंगे कि एयर पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशंस एंड विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट इन वेट। अब भाई देखो, यहां से पूछते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है, इनमें से विंड पॉलिनेटेड की क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइट होने चाहिए, हल्के। दूसरी क्या है, नॉन स्टिकी होने चाहिए वरना चिपक जाएंगे आपस में ही। सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, दे ऑफन पॉजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन उनकी एक्सपोज होनी चाहिए ताकि आराम से निकल जाए पोलन ग्रेन बाहर। सो दैट द पोलन आर इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट्स एंड लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा। ये कंफ्यूज नहीं करना,
बच्चे इसको इंसेक्ट वाले में लगाते हैं, गलती होती है उनसे, आप ना करना ये गलती, आप ध्यान रखना। फेदर स्टिग्मा एयर वाले में लगाने हैं पक्का। एंड टू इजीली ट्रैप द एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स, लिखा है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो है वो सिंगल ओव्यूल रखते हैं, ये स्टेटमेंट है, नीट में आएगा, आपको सही करके आना है। जहां मैं बोलूँ कि नीट में आएगा तो भैया वहीं मार्क कर लो कि आएगा, ऐसा ही पूछते हैं, यही से पूछते हैं। ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में पैक होते हैं। अगर मान लो फ्लावर छोटे हैं तो भैया एक जगह काफ़ी ज़्यादा वो बना के रखेंगे, मतलब कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के रखेंगे। अ फैमिलियर एग्जांपल इज द कॉर्न कोब। कॉर्न कोब आपने देखी होगी, भुट्टे वाला, वो उस पे दिखाया कि द टेसल्स एंड यंग यू सी आर नॉट नथिंग बट द स्टिग्मा एंड द स्टाइल, मतलब आप जो भुट्टे में देखते हो वो स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, दे आर टेसल्स। और ध्यान रखेंगे कि वो क्या होती है, वो लंबी लंबी स्टाइल्स होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हवा में उड़ते पोलन रेन को इजीली ट्रैप करना होता है, ये ध्यान रखेंगे। विच वेव इन द विंड एंड ट्रैप द पोलन रेन्स, यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन आएगा ये वाला, ग्रासिस का पूछेंगे, इनमें से किस में एनिमोफिली होती है, आपका आंसर होगा ग्रासिस। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा बनाएगा इसे तो वो ग्रामिनी फैमिली लिख देगा कि भाई ग्रामिनी फैमिली होती है। कोई और अच्छा करेगा वो पोएसी लिख देगा क्योंकि ये ग्रास फैमिली है। मतलब उनको जानना है कि बच्चों को ये पता है क्या कि ग्रास फैमिली कौन सी होती है और पोएसी क्या है, ग्रामिनी क्या है, ये जानने के लिए ग्रास की जगह वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर किसी ग्रास का नाम लिख देंगे, ये भी दिमाग में रखना, किसी ग्रास का नाम लिख देंगे। मान लो यहाँ लिख देंगे कुछ भी, जैसे गेहूँ लिख दे, चावल लिख दे, मेज़ लिख दे, इस तरह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय वाटर। फिर से यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि पूछ सकते हैं कि इसका कॉमन नाम बताओ, तो आप बताओगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली किसे कहते हैं? वाटर पॉलिनेशन को कहते हैं। ये सवाल क्रिएट हो सकता है। फिर यहाँ लिखा है कि ये क्वाइट रेयर होती है, केवल मोनोकोट के 30 जेनरा में ये रेस्ट्रिक्टेड है। ये सवाल यहाँ से बनाएंगे, या फिर ये स्टेटमेंट बना सकते हैं कि कहाँ होती है, तो आप बता दोगे 30 जेनरा लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, ये स्टेटमेंट है, ये आप ध्यान रखोगे, यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लिखा है यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपका जो छोटे प्लांट होते हैं, मतलब जो आपके मेलगी हैं, टेरिडोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, उनमें लिखा है कि उनमें पॉलन ग्रेन मेल गैमेट के ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है वाटर। और लिखा है कि वो दुनिया में हर जगह नहीं पाए जाते, उनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि पानी हर जगह नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी वाला सवाल है, नीट में नहीं आएगा, पर पढ़ लीजिए। लिखा है एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट अमंग द लोअर प्लांट। देखो यार, यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि जो लोअर प्लांट होते हैं उनमें ट्रांसफर मेल गैमेट का होता है। यहाँ एंजियोस्पर्म में ट्रांसफर पता है किसका हो रहा है? मेल गैमेटोफाइट का। ये इतनी क्लैरिटी रखनी होगी आपको कि यहाँ पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है जो कि मेल गैमेटोफाइट है, ना कि मेल गैमेट। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं उनमें ऐसा होता है, एल्गी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में ऐसा माना जाता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिमिटेड इसीलिए है, इसलिए आपको हर जगह कॉमनली रखा हुआ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा नहीं मिलता, क्योंकि पानी हर जगह नहीं होता। जहाँ ज़्यादा नमी होती है वहाँ ये मिल जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। लिखा है बिकॉज द नीड ऑफ द वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए लिखा है सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर। यहाँ से किताब ने बहुत सिंपल करके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। लिखा है वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रीला, ये 2 एग्जाम्पल लिखे हैं भाई। वेलिसिनेरिया और हाइड्रीला आपका ये वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं। इनमें और जोस्ट्रा में जो मेराइन सी ग्रास है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको पढ़ लेंगे, सवाल बताएंगे क्या आएगा। एक बार देखो ध्यान से। देखो ऐसा है भाई, 3 बातें हैं इसमें पैराग्राफ में। पहली बात ये है कि अगर मान लो ये वाटर लेवल है, ध्यान से देखो, अगर वाटर लेवल पर मान लो आपका फ्लावर यहाँ है, यहाँ पे, और आपका जो पॉलिनेशन है वो आपका यहाँ हो रहा है, मान लो यहाँ पर आपका फ्लावर है ये, ठीक है, ऐसे, और आपका पॉलिनेशन यहाँ हो रहा है इस एरिया पे, पॉलन रेन यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो ये कहलाता है ईपी हाइड्रोफिली। जो आपकी बुक में दिया है वहाँ ये बताया नहीं है, पर आप समझो, क्योंकि इन्होंने वेलिसिनेरिया और हाइड्रीला 2 एग्जाम्पल दिए, दोनों आपके ईपी हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल हैं, यानी पॉलिनेशन यहाँ होता है। लेकिन अगर इसी की जगह पर यहाँ पर फ्लावर होता आपका, मान लो यहाँ कमल का फूल है, ठीक है,
तो उसमें पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा। लोटस, मैं नाम लिख देता हूँ, लोटस, निम्फिया यानी वाटर लिली, वाटर हासिन, तिकोर्निया, इनमें आपका पॉलिनेशन वाटर के द्वारा नहीं होता, क्योंकि ये फ्लावर पानी पर तो होते हैं पर पानी से ऊपर होते हैं, तो इसलिए इनमें या तो इंसेक्ट कराएगा या फिर एयर कराएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये गलती कतई ना करें कि भले ही पानी में है तो पानी वाले सब, ऐसा नहीं है कि सब पानी में होंगे तो उनमें पॉलिनेशन वाटर से होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान रखेंगे जैसे कि ईपी हाइड्रोफिली बताई, किसमें, वेलिसिनेरिया में, हाइड्रिला में। लेकिन उसी के उल्टा आपकी बुक ने दिया है जोस्ट्रा। तो जोस्ट्रा में क्या कंडीशन है, मान लो ये वाटर है, तो जोस्ट्रा मैराइन सी ग्रास जिसको इन्होंने लिखा है, उसमें होता यह है कि फ्लावर जो है वो पानी के अंदर ही रहता है और पॉलिनेशन भी पानी के अंदर ही होता है, तो उसे हम कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको दो बातों का, अगर ये सवाल बनाएंगे तो हद हो जाएगी, मतलब अगर ये इस सवाल को ऐसे बनाएंगे, पूछेंगे इसमें से किस में हाइपोहाइड्रोफिली है, सीधा आंसर देना जोस्ट्रा होगा, या फिर पूछेंगे ईपी हाइड्रोफिली किस में होती है, सीधा आंसर होगा वेलिसिनेरिया या फिर हाइड्रिला दिया होगा, या फिर पूछेंगे मराइन सी ग्रास का नाम बताओ, आंसर है जोस्ट्रा। इस तरह क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, इन मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जैसे कि ये नाम याद करना है, वाटर हासिंथ, इकोर्निया, क्रासिपस, वाटर लिली, निम्फिया, एंड द फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ द वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और एयर। तो ये ध्यान रखेंगे यहां से कि भाई इनका पॉलिनेशन इंसेक्ट कराते हैं या फिर विंड कराती है, एज इन द मोस्ट लैंड प्लांट अगर। चलिए नेक्स्ट है, यहां से शुरू होता है आपका ईपी हाइड्रोफिली इन वेलिसिनेरिया, द फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस। ये आपको समझना है, फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द स्टॉक एंड द मेल फ्लावर pollen rain, मेल फ्लावर और pollen rain आर रिलीज ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर। ये इस तरह के सवाल ये नीट बनाता है, कहाँ रिलीज करे, पानी के अंदर रिलीज करे, इसको सरफेस ऑफ वाटर की जगह लिख देंगे, पानी के अंदर लिख देंगे, और आपको ध्यान नहीं आएगा, आपको लगेगा कि शायद था तो कुछ ऐसा ही। तो ये ध्यान रखना हो, इतना छोटा ध्यान रखना होता है, कहाँ रिलीज करे, सरफेस ऑफ वाटर पे। फीमेल फ्लावर कहाँ से आया, अंदर से ऊपर आया, और फिर वहां पॉलिनेशन कहाँ हुआ, सरफेस के ऊपर हुआ, ये ध्यान रखेंगे। एंड दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर, ये वर्ड ध्यान रखना है, इसकी जगह एक्टिवली लिख देंगे। एक्टिव मूवर वो होते हैं जिन पर फ्लैजिला होती है, इनके पास चलने का कुछ जुगाड़ नहीं होता भैया, ये अपने आप तैर कर पहुंचते हैं, या फिर इसके जो फ्लावर है उसमें टैपल्स होते हैं मेल फ्लावर में, ये किताब में नहीं है, मैं बता रहा हूं, उससे पहुंचते हैं। तर बाई वाटर करंट्स some of them eventually reach the female flower and the stigma in another group of water pollinated plants such as sea grasses। यहां से आपका हाइपोहाइड्रोफिली शुरू हो गया है। यहां से सी ग्रास में फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर एंड द pollen rains are released inside the water। pollen rain कहां निकलते हैं, पानी के अंदर ही निकलते हैं, ये हाइपोहाइड्रोफिली है। pollen rains in many such species are long ribbon like, ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ज्यादा। रिबन लाइक पोलन रेंज किस में मिलते हैं, इसमें मिलते हैं, सीधा सवाल धरा मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना आपको पेपर में। एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। उनमें से कुछ स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। अब आप यहां पर एक चीज देखेंगे, ये वाली लाइन, इसमें से सवाल बनेगा कि मोस्ट लिखा है, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen rains are protected from wetting by a mucilaginous covering। भाई ध्यान रखना है, यहां पॉलन रेन के ऊपर एग्जाइन नहीं होती है, बस ये ध्यान रखना है, एग्जाइन एब्सेंट है और कवरिंग होती है म्यूसिलेज की। पानी से बचाने के लिए ये सवाल आएगा पेपर में, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हीटे पूछेंगे पक्का। चलिए, और एग्जाइन एब्सेंट का सवाल पूछेंगे, पक्का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो यहां पर लिखा है
इंसेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है और एनिमल्स के बारे में लिखा है कि एनिमल्स में कौन कौन पॉलिनेटिंग एजेंट होता है। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल आज पॉलिनेटिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट बन सकता है पर नहीं बनेगा, मेरे को लगता नहीं है। बीज, बम्बल, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मोथ, बर्ड, सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये सारे के सारे नाम एक बार दिमाग में बैठा लेना। पहले तो जमाने में पूछा करते थे कि बैट का बहुत पूछते थे, बहुत ज़्यादा पूछते थे कि भाई बैट का पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, कि रेप्टेरोफिली, ये कहते हैं कि रेप्टेरोफिली बैट पॉलिनेशन को कहा जाता है, काफ़ी आता था। एंड्स का पॉलिनेशन क्या है, मिरमैकोफिली, ये अब नहीं आता, आपको नहीं आएगा, मैं बस बता रहा हूँ ऐसे ही, ये सब आते थे, ठीक है। सांप का पॉलिनेशन ओफियोफिली, बर्ड का पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली, स्नेल का पॉलिनेशन मेलैकोफिली, ऐसे नाम होते थे, अब नहीं पूछते हैं। नीट में तो खासकर नहीं पूछते हैं। तो ये याद करना है कॉमन कौन ये है। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स, particularly bees, they are the dominating biotic pollinating agents, and even larger animals such as some primates, lemurs, arboreal, tree dwelling rodents or even reptiles, gecko lizard, ये भी याद करने हैं आपको कि कौन कौन से रेप्टाइल कहलाते हैं, पॉलिनेशन याद कर लेना। एंड गार्डन लिजार्ड हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटिंग इन सम स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Often flower of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species of animal, यानी कि ये लिखा है कि भाई जैसे कोई इंसेक्ट है वो उसका पॉलिनेशन कराता है तो वो बस उसी का ही कराता है, उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाता है कि वो उसका दोस्त है, मतलब उन दोनों का काम आपस में चलता है, वो उसका पॉलिनेशन कराएगा, वो उसे खाने पीने को कुछ देगा, ऐसा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, यहाँ से अब नीट में आएगा प्रॉपर्टी, ये पूछेंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है तो आप बताओगे। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, जैसे वहाँ पर था पीछे एयर वाले में। कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, इनको बुलाना होता है इंसेक्ट्स को कि भाई आओ आओ खाओ, आओ आओ पॉलिनेशन कराओ। When the flower are small, जब फ्लावर छोटे होते हैं तो बहुत सारे फ्लावर जुड़ करके एक गुच्छा बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, into an inflorescence to make them conspicuous. Animals are attracted to the flower by color and or fragrance. The flower pointed by flies and beetles secrete foul odor. ये नीट में आ सकता है। फ्लाइज वाले जो होते हैं जैसे रेफ्लेशिया है सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फ्लावर रेफ्लेशिया, उसके लिए कैरियन फ्लाइज होती हैं। कैरियन फ्लाइज उसका पॉलिनेशन कराती हैं, वो बहुत गंदी बदबू देता है, मीट जैसी सड़े हुए मांस जैसी बदबू उसकी होती है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, टू सस्टेन एनिमल विजिट, एनिमल विजिट को बनाए रखने के लिए पॉलन रिवार्ड करना होता है, उसको रिवार्ड देना होता है। तो रिवार्ड में क्या क्या देते हैं, नेक्टर देते हैं रिवार्ड में और पॉलन रेन देते हैं रिवार्ड में कि भाई आओ इनको ले जाओ, खाओ, मजे करो और बस पॉलिनेशन करा दो किसी तरह से। फिर लिखा है कि फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, रिवार्ड लेने के लिए बेचारे वो बार बार आते हैं और पॉलिनेशन कराते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। और उनकी बॉडी जो है पूरी तरह से कवर हो जाती है पॉलन रेन से, इससे उनका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखा है कि दे आर द पोलन रेन्स आर जनरली स्टिकी, तो भाई ये भी नीट में आता है, यहाँ से स्टिकी होंगे तो चिपकेंगे, ये भी सवाल है। An animal pollinated flower, when the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it bring about the pollination। तो ये तो सिंपल सी बात है, उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाएंगे और फिर वो आकर के उसके ऊपर लगेंगे और उनका पॉलिनेशन करा देंगे। लिखा है इन सम स्पीसीज, यहाँ एक और तरह का ये रिवार्ड है, इस रिवार्ड को आप ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, ये एक रिवार्ड आपको ध्यान रखना है। सेफ प्लेस, अंडे देने के लिए सेफ प्लेस चाहिए होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर अमोर्फोफेलस, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है वो अमोर्फोफेलस है। फ्लावर सबसे टॉल, सॉरी है ना, लार्ज नहीं लिखा है, टॉल लिखा है। द फ्लावर इटसेल्फ इज 6 फीट इन हाइट, ये ध्यान रखेंगे। एंड इज सिमिलर टू रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ species of moth and the plant yucca, were both species moth and the plant cannot complete the life cycle। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बहुत बढ़िया, यक्का प्लांट, यक्का मोथ का नाम होता है, इसका नाम होता है प्रोनुबा मोथ और टेगेटिकुला, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये क्या है, यक्का प्लांट का पॉलिनेशन हमेशा यक्का मोथ कराती है, इनके बीच में को इवोल्यूशन जैसी घटना देखी जाती है, ये दोनों एक दूसरे के साथी हैं, सुख दुख के साथी हैं
और मोथ इन द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, क्योंकि मोथ अपने अंडे ओवरी में रखती है, ये नीट में आएगा। मोथ अपने अंडे कहाँ रखती है? लोक्यूल में रखती है, ओवरी के अंदर। एंड द फ्लावर इन टर्न गेट पोलिनेटेड बाय द मोथ, बदले में फ्लावर मोथ जो है वो उसको पोलिनेट कराती है। The larvae of the moth comes out of the egg as the seed start developing। तो लार्वे बाहर आ जाते हैं जब सीड डेवलप करता है। ये लाइन भी आप ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ से ये वर्ड याद रखना है कि ये लोक्यूल बहुत ध्यान रखना है। कहाँ रखती है, मतलब लोक्यूल वाले वर्ड को जरूर ध्यान रखेंगे। कहाँ रखती है अंडे, कहीं और ना रख दे, आपके पेपर में कुछ और लिखा हुआ हो, आपसे हो ना वो सवाल, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। द लार्वे ऑफ द मोथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। कब बाहर निकलते हैं लार्वे? जब सीड डेवलप करना स्टार्ट कर जाता है, ये वाली बात है, ठीक है। लिखा है मैनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिनेशन। यहाँ एक वर्ड है, एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, मैंने उसमें छोड़ दिया है, बाकी कुछ यहाँ पे नहीं लिखा है। आप केवल यही वर्ड ध्यान रखेंगे, ये सवाल आएगा। पॉलन नेक्टर्स, पॉलन रॉबर्स, पॉलन के गुंडे कौन होते हैं भैया? पॉलन नेक्टर रॉबर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ खाते हैं पॉलन ग्रेन और भाग जाते हैं, पॉलिनेशन नहीं कराते। ध्यान रखना है बात, ठीक है। इनके बारे में पूछा जाता है, वैसे तो नहीं पूछेंगे पर ये वर्ड डेफिनेशन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर में भी दिया है, बाद में लास्ट में वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो यार ये लास्ट पॉलिनेशन का टॉपिक है, इसको समझना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसमें एक छोटी चीज़ है समझने की, बस वही काम करेगी आपका। देखो यहाँ पर भाई, अगर आपका एक फ्लावर है ये, ठीक है, और भाई ये आपका फ्लावर बाइसेक्सुअल है, इसमें ये एंथर है, ठीक है जी। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस कराना है जी, तो प्लांट ने ऐसी क्या युक्तियां अपनाई हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हुए भी क्रॉस करेगा? ऐसी क्या क्या युक्तियां प्लांट ने अपना रखी हैं, ये देखो आप। तो भाई प्लांट ने क्या किया है? नंबर 1, इसका एंथर के फटने का टाइम और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में कोई सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ये पहले मैच्योर हो चुका है, इसमें एग बन चुका है, रिसेप्टिविटी बन चुकी है, और ये फटा नहीं है, तो क्रॉस ही होगा। या फिर एंथर खुल गया है पहले ही और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा? क्रॉस होगा। इसको कहते हैं, जैसे वहाँ होमोगैमी था, यहाँ है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में भी 2 केस होते हैं, एक है प्रोटेंड्री, एक है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी में जो प्रोटेंड्री है इसमें एंड्रोशियम डेवलप फर्स्ट, प्रोटोगाइनी में काइनीशियम डेवलप फर्स्ट, मतलब फीमेल पार्ट डेवलप फर्स्ट। तो ये डाइकोगैमी, अगर डाइकोगैमी है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। नंबर 1 पढ़ो इसे। लिखा है द मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये लाइन मैंने बताई थी आपको, ये लाइन आपको याद रखनी होगी। लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, ये लाइन मैंने आपको समझा रखी है। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1 यहां शुरू होता है, क्या? इन सम स्पीसीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। यही है डाइकोगैमी, यही है डाइकोगैमी कि pollen release और stigma receptivity एक साथ नहीं हो रही। Either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma become receptive much before the release of the pollen। दूसरा पॉइंट यहां शुरू होता है, अगर भैया ऐसा हो जाए कि मान लो ये आपकी लंबाई, सॉरी ये स्टाइल है, मान लो देखो कितनी बड़ी स्टाइल है, मान लो ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और एंथर बेचारे छोटू से है नीचे ही, तो ये तो यहाँ पहुँचेंगे ही नहीं। अगर इनकी लंबाई, मान लो स्टाइल की लंबाई बहुत बड़ी है और स्टिग्मा हो रहे हैं, सॉरी एंथर है नीचे ही यहीं, तो एंथर खुलेगा भी तो इसका कूद के तो जाएगा नहीं है यहाँ पे, तो इसके कहते हैं हेट्रोस्टाइली। अगर हेट्रोस्टाइली है यानी लिखा है इन सम अदर स्पीसीज द एंथर स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो अगर लंबाई, मान लो एंथर लंबे लंबे, फिलामेंट लंबे लंबे, तो वो तो मिलेंगे नहीं कभी भी,
तो फिर क्या होगा, क्रॉस होगा। ये क्या प्रमोट करता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, लिखा है बोथ दीज डिवाइस प्रिवेंट द ऑटोगैमी, दोनों ही ऑटोगैमी को रोकती हैं। द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये आपको मैं समझाता हूं। देखो, ये एक पहली बात तो आप समझो कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। ये दो प्रकार का होता है, किताब में बिल्कुल नहीं दिया है। एक होता है GSI, एक होता है SSI। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। गैमेटोफिटिक में पॉलन ग्रेन डिसाइड करता है कि मैं जर्मिनेट होऊंगा या नहीं होऊंगा। स्पोरोफाइट में स्टाइल डिपेंड करती है, स्टाइल यानी जो स्पोरोफाइटिक टिश्यू है वो बताता है कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। अब समझो केस क्या है। देखो, ये आपका स्टिग्मा है और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई स्टिग्मा कार्पल वाला पार्ट डिप्लॉइड है, यानी ये स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक है, डिप्लॉइड है, 2n है। इसके अंदर मान लो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का जीन है S1 S2, क्योंकि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है तो जीन होगा इसका। ये S1 S2 जीन जो है आपका, S1 S2 जीन जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का है, ये एक पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आपका जो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मल्टीपल एलील कंडीशन है, S1 S2 S3 S5 S6, ऐसे बहुत सारे इसके एलील्स होते हैं। अगर पॉलन ग्रेन इसी प्लांट का होगा तो या तो वो S1 होगा या फिर S2 होगा। तो ये एक ऐसा जेनेटिक मैकेनिज्म है कि यहाँ एक RNase एंजाइम बनता है, यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनता है कि वो पॉलन ट्यूब अगर होगी तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगी, पॉलन एंजाइम से बनेंगे, पॉलन ट्यूब आगे डिजेनरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन इसी प्लांट के हैं, या दे कुड बी S1 इन जीनोटाइप और दे कुड बी S2। पर अगर मान लो इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आ जाए S1 S3 तो 50% पॉलन विल जर्मिनेट, दैट मीन्स S3 विल जर्मिनेट, S1 नॉट। पर अगर ऐसा हो जाए कि एक S5 आ जाए और एक S6 आ जाए, दे विल जर्मिनेट, द 100% पॉलन विल जर्मिनेट। ये नीट में आएगा, यहाँ से पूछा जाता है, ये ध्यान रखना होगा। बस नीचे क्या दिया है, स्पोरोफाइट में क्या बताया है, S1 S2 दिया है तो ऊपर S1 जर्मिनेट नहीं होने का, मतलब जो दो होंगे दोनों अगर नीचे वाले तो दोनों ही जर्मिनेट नहीं होने के। अगर S3 हुआ या फिर S5 होता है, S4 होता तो वो जर्मिनेट होगा। मतलब बस इससे मैच नहीं करना चाहिए, तो इसे कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक ऐसा तरीका है जिससे प्लांट अपना क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है, सेल्फ पोलिनेशन को रोकता है, और ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसकी वजह से ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जो कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को रोकते हैं। होपफुली आपको आ गया होगा। हद की हद है, अगर ये सवाल आया तो जीन पर जाएगा, नहीं तो नीट में तो सीधी लाइन आती है, लिखा हुआ है किताब में। देखो लिखा है कि दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, पहला सवाल यहाँ पे ध्यान रखना, एंड प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर एंड द स्टिग्मा सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन। सवाल है कैसे रोकेगा, ये कैसे रोकता है? आंसर होगा पॉलन जर्मिनेशन को रोकेगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक देगा। कैसे रोकता है? एक कैलोज प्लग बना देगा, आगे नहीं आएगी, बहुत सारा लंबा मसला है, एंजाइम बनेंगे, डिग्रेड करेंगे, वो वाला आपको पढ़ना नहीं है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। भाई कंडीशन बना लो, मोनोइशियस, लो जी मेल फ्लावर, लो जी फीमेल फ्लावर। अब क्या होगा? क्रॉस ही होगा अब तो मोनोइशियस कंडीशन ऑटोगैमी को तो रोकती है, ऑटोगैमी तो इसमें नहीं हो सकती, पर ना तो ये जिटोनोगैमी को रोक सकता, वो तो होगा, और ना ये क्रॉस को रोक सकता, वो भी होगा। समझ आई? तो ये नीट में आता है कि मोनोइशियस कंडीशन कैन प्रिवेंट द ऑटोगैमी ओनली, दे विल नॉट प्रिवेंट द जिटोनोगैमी और द क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये ध्यान रखना है। लिखा है कि अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दैट मीन्स इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दैट मीन्स मोनोइशियस कंडीशन। कई बार तो बच्चों को ये पता ही नहीं होता मोनोइशियस कंडीशन क्या है। एग्जाम्पल लर्न करने हैं, कैस्टर और मेज दोनों, ये बहुत पक्के है भाई, पक्का आएगा, याद करना पड़ेगा यहाँ से आपको। कौन से एग्जाम्पल है? कैस्टर है, मेज है। इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी एंड नॉट जीनोगैमी, क्रॉस भी नहीं रोकते। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया, पपाया में डाइशियस कंडीशन है। डाइशियस में क्या होता है? मेल प्लांट अलग, फीमेल अलग। तो जब मेल अलग होगा तो क्रॉस ही होगा,
और उसमें तो ऑटोगैमी ज्यूटोनोगैमी कुछ भी नहीं हो सकता। लिखा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट दैट ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डाइशियस कंडीशन, दिस कंडीशन प्रिवेंट द ऑटोगैमी जीटोनोगैमी ओनली जीनोगैमी भी लकर। समझ आई? ये लास्ट में से ही सवाल बनेगा। एग्जाम्पल पता हो, कंडीशंस का मतलब पता हो, मोनोइशियस क्या है, डाइशियस क्या है, ये समझ में आता हो, तब आपका सवाल बन जाएगा। तो यहां तक एनसीईआरटी ने पॉलिनेशन को दिया है। होपफुली आपको पूरी वीडियो देखी होगी तो समझ में आया होगा ईच एंड एवरी वर्ड। आपने एक एक वर्ड जहां जहां बोला है मैंने, क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, वही मार्क करना है, वही नीट में पूछा जाता है। नोट्स पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू। इतना टाइम ही नहीं होता और पूछता भी नहीं पेपर। ध्यान से तैयारी कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। पेपर जहां से पूछ रहा है वहां से पढ़ो। वैज्ञानिक नहीं बनना है आपको, बस एक एग्जाम निकाल करके एक कॉलेज में एडमिशन लेना है। समझ आई ना? वहां जाके जितना विज्ञान पढ़ना होगा पढ़ लेना, अभी दिमाग का कम प्रयोग करना है और जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पीछे जा करके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वीडियोस देख सकते हैं। लगातार चैनल पर आपको क्वेश्चंस वगैरह की वीडियो मिलती रहेंगी। नीट तक मैं आपको फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। ये कोर्स हमारा होपफुली फरवरी लास्ट तक खत्म हो जाएगा। 11 12 दोनों का मिला करके 11th की वीडियोज़ भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो बस चैनल पर बने रहेगा और सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर दोगे तो सपोर्ट मिलेगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।